अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सांप की राइटर नावल इट्स योर फॉल्ट दैट माय हार्ट की एपिसोड नंबर 33 लेकर हाजिर हो चुकी है। हम शुरू करते हैं हमारे आज के एपिसोड को, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने एपिसोड को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको एपिसोड कैसी लगी, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि नहीं आने वाली एपिसोड आपको मिल जाए। तो अभी हम शुरू करते हैं हमारे आज के एपिसोड को। नावल का नाम है इट्स योर फॉल्ट दैट माई हार्ट बीट, राइटर मानिया खान यानी कि मैं, एंड एपिसोड है 33। मिंजी, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे नहीं चाहिए ये सब। मैं तो ह्योन से कहकर मंगवा लूँगा नए कपड़े, लेकिन तुम्हें लेकर देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारा मेरे लिए शॉपिंग करना। मिंजी जेजुन को अपने साथ शॉपिंग के लिए लेकर गई थी। पहले तो जेजुन को लगा कि मिंजी ने अपनी शॉपिंग करनी है, इसलिए उसके साथ चला गया। लेकिन वहाँ जाकर मिंजी अपनी शॉपिंग की बजाय उसके लिए शॉपिंग करने लगी, जबकि जेजुन को उसका अपने ऊपर पैसे खर्च करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए वो उसे बार बार मना कर रहा था, लेकिन मिंजी उसकी बातों को ऐसे इग्नोर कर रही थी जैसे उसे सुना ही ना देता। मिंजी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ लेकिन तुम होकर मुझे इग्नोर किए जा रही हो। जेजुन ने उसके बार बार खुद को इग्नोर करने पर उसका बाजू पकड़कर उसका रुख अपनी जानिब करते कहा, तो क्या करूँ अगर तुम मुझसे बात कर रहे हो तो? मैं तुम्हें इसलिए इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी इन बेतुकी की बातों का ना तो कोई जवाब देना है, ना ही उन पर अमल करना है। इसलिए अब बिल्कुल चुपचाप खड़े रहो, मुझे शॉपिंग करने दो। ये देखो, ये तुम पर अच्छी लगेगी ना। मिंजी ने पहले उसको जवाब देते बाद में एक शर्ट जो कि रेड कलर की थी उठाकर जेजुन के साथ लगाते उससे पूछा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सच में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैंने तुमसे वादे किए थे कि तुम्हें हर खुशी दूंगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, लेकिन देखो अब मेरे पास अपने खुद के कपड़े ख़रीदने के भी पैसे नहीं हैं। और जो तुमसे वादे किए थे कि तुम्हें हर सहूलत दूंगा, उल्टा तुम मेरे लिए जूते और दूसरी चीज़ें ख़रीद रही हो, मुझ पर अपने पैसे खर्च कर रही हो जो तुमने मेहनत से कमाए हैं। उसके हाथ से शर्ट पकड़ कर वापस हैंग करते जेजुन उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए शर्मिंदा और मायूस लहजे में कहा, जेजुन ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या मेरा और तुम्हारा पैसा अलग अलग है? क्या हम दोनों एक दूसरे की चीज़ों के मालिक नहीं? फिर क्या हुआ अगर अभी मुश्किल वक्त है? ये भी तो देखो, कल भी अभी आना है। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। और जब हम दोनों एक साथ हैं तो हमारा कल बहुत अच्छा होगा। तुम भी जॉब करोगे, मैं भी जॉब करूँगी, और हमारी लाइफ में हम खुश होंगे। रही बात उन वादों की, तो किसने कहा वो अधूरे हैं? नहीं जेजुन, तुमने वादा किया था कि मेरे साथ मुझे खुश रखोगे, हर ख्वाहिश पूरी करोगे। तो मेरी जान, तुम ही सबसे बड़ी ख्वाहिश हो मेरी। तुम्हारा मेरे साथ होना सबसे ज़्यादा अहम है। जब तक तुम मेरे साथ हो मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे होते हुए मुझे किसी दूसरी चीज़ या इंसान की ज़रूरत ही नहीं। मिंजी को जेजुन के लहजे की मायूसी ने बहुत हर्ट किया था, इसलिए उसने जल्दी से जेजुन को गले लगाकर उससे तसल्ली देते अपने लफ्ज़ों से उसके दिल को सुकून और ठंडक पहुंचाई। शुक्रिया मिंजी, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, क्योंकि अगर तुम नहीं होती तो शायद मेरी ज़िंदगी में मैं इतना खुश नहीं होता, मेरी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत ना होती। जेजो ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा तो मिंजी मुस्कुरा कर उससे दूर हुई। चलो फिर इस खूबसूरत ज़िंदगी को गुजारने के लिए और इन्जॉय करने के लिए तुम्हारे लिए शॉपिंग करते हैं, वो भी तुम्हारी पसंद की। वो उसका हाथ पकड़ती बोली, जिस पर जेजुन ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। ये शर्ट अच्छी है ना? मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। मिंजी ने वापस वही शर्ट उठाते जेजुन से पूछा, जो निसार होती नज़रों से उसे ही देखे जा रहा था। मिंजी के पूछने पर जेजुन ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि आगे होते अपने होंठों से मिंजी के होंठों को हल्के से छूकर वापस पीछे हुआ। मिंजी उसकी हरकत पर हैरानगी के सबब स्टैचू हो गई थी। उसका चेहरा टमाटर की सब तरह लाल हो गया था। तुम बहुत बेशर्म हो पा, मिंजी शर्ट अपने चेहरे के सामने करती शर्माई हुई आवाज़ में बोली, जबकि जेजुन का कहकहा जानदार था।
जेजुन को मिंजी के साथ रहते 2 माह हो गए थे। वो दोनों एक साथ यूनि जाते, एक साथ घर वापस आते और एक साथ ही काम पर जाते। दोहयोन से कहकर जेजुन भी वहीं उसी रेस्टोरेंट में मिंजी के साथ काम करने लग गया था। दोहयोन ने बहुत कहा कि जेजुन तुम्हें जॉब करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम मुझसे मांग सकते हो, लेकिन तुम जॉब मत करो। दोहयोन जानता था कि जेजुन को काम करने की आदत नहीं है, लेकिन जेजुन भी बज़िद था और अपने और मिंजी के लिए खुद से कुछ करना था, इसलिए उसने दोहयोन की ऑफ़र को रद्द कर दिया। शुरू के कुछ दिन मुश्किल थे, लेकिन फिर उसे आदत हो गई और आज उसे काम करते हुए 5 हफ्ते हो गए थे। चलो ना यार, आज बाहर कुछ खाते हैं, क्योंकि मेरा दिल बाहर खाना खाने को कर रहा है। वो दोनों घर जा रहे थे और जेजुन मिंजी को बाहर डिनर के लिए मना रहा था। कल कर लेंगे, मगर आज घर खाते हैं। मिंजी ने इनकार किया। प्लीज़ ना बेबी, आज बाहर खाते हैं, जेजुन ने प्यार से कहा, जबकि उसके बेबी कहने पर मिंजी के होंठों पर शर्माहट भरी मुस्कुराहट आई। एक तो तुम जब इस तरह कहते हो ना, चाहकर भी ना नहीं कह पाती। चलो फिर चलते हैं, लेकिन जहाँ मैं कहूँगी। मिंजी ने मानते हुए कहा, जिस पर वो खुश हो गया। तुम्हें पता है, तुम दुनिया की सबसे बेस्ट गर्लफ्रेंड हो, जेजुन ने मिंजी के गाल पर किस करते कहा। अच्छा बस ठीक है, अब मक्खन मत लगाओ मुझे, मिंजी हंसकर बोली, जबकि जेजुन ने चलते चलते उसके हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाए, उसका हाथ अपने होंठों तक ले जाते चूमा और फिर दिल के मुकाम पर रख लिया। 2 माह हो गए हैं जेजुन को गए हुए, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया। मैंने कहा था वो बहुत ज़िद्दी है, नहीं आएगा वापस। अब देख लिया ना खुद भी कि मैं सच कहती थी। मैं जितनी मर्ज़ी कॉल करूं, वो मेरी एक भी कॉल पिक नहीं करता। उस लड़की के घर जाने का मैं सोच भी नहीं सकती। तुम अपनी अनाम उससे लेने नहीं जा रहे और वो अपनी ज़िद में वापस नहीं आ रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो भूल जाओ कि हमारी कोई औलाद भी है। जेजुन की मोम अपने शौहर से मुखातिब थीं, जो किसी गहरी सोच में गुम थे। तुम्हें किसने कहा मैं अपनी ज़िद में उसे बुला नहीं रहा? मैंने उसे कॉल की थी और वापस आने के लिए कहा था, लेकिन वो वापस आना ही नहीं चाहता। उसने मना कर दिया मुझे, ये कहकर कि उसे हमसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं रखना, और फ़ोन बंद कर दिया। डैड ने बताया तो मोम उन्हें बेयकीनी से देखने लगी। वो ये कैसे कह सकता है? उन्होंने आहिस्ता आवाज़ में कहा। तुम फिक्र मत करो, 3 दिन बाद मोम की डेथ एनिवर्सरी है और जेजुन हमसे चाहे मिले ना मिले, लेकिन उनसे मिलने ज़रूर जाएगा। तो वहाँ जाकर हम उससे बात करेंगे। उस दिन वो गुस्से में भी नहीं होगा। डैड की बात मोम को ठीक लगी थी। हाँ, उस दिन उसका सख्त दिल नरम होगा। शायद वो हमारी बात मान ले और वापस आ जाए। मोम ने उनकी हाँ में हाँ मिलाते कहा। क्या बना रहे हो? मिंजी ने किचन में जाते जेजुन को बैक हग करते पूछा, जो कुछ बना रहा था। तुम्हें पता है मुझे कुकिंग करनी नहीं आती, लेकिन फिर भी ऑमलेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और साथ राइस कुकर में चावल रखे हैं। जेजुन ने थोड़ी सी गर्दन मोड़ कर मिंजी को जवाब दिया, जबकि एक हाथ से वो ऑमलेट पलट रहा था। जल्दी जल्दी बना लो ताकि मैं चेक करके बता सकूं ये कैसा बना है, वो मुस्कुराते हुए बोली, जिस पर जेजुन ने किसी गुलाम की तरह सर झुकाकर जो मेरी मलिका कहते, पास रखी प्लेट में फ्राई पैन से ऑमलेट निकाल कर रखा। ओह हाँ, मुझे तुमसे एक बात करनी थी, जेजुन उसकी जानिब पलट कर कहा। तो मिंजी ने उसे बोलने का इशारा करते राइस कुकर को खोला, क्योंकि चावल पकने का बता दिया गया था। परसों मेरी दादो और चाचू की डेथ एनिवर्सरी है और मैं उनसे मिलने देगू शहर जाऊंगा। मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि मुझे तुम्हें उनसे मिलवाना है। मैं उन्हें उस लड़की से मिलवाना चाहता हूँ जिस लड़की ने मेरी ज़िंदगी में आकर हर कमी को पूरा कर दिया और मुझे सही मानों में खुश रहना और जीना सिखाया। मुझे पूरा यकीन है वो दोनों तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। जीजू ने मिंजी को दोनों कंधों से पकड़कर कहा, जबकि मिंजी हैरान होकर उसे देखने लगी। मैं भी उनसे मिलने जाऊं? उसने पूछा तो जेजुन ने हाँ में सर हिलाया। देखो जेजुन, मैं ज़रूर जाती, लेकिन बात यह है कि मेरा लास्ट पेपर है परसों, तो मैं चाहकर भी नहीं जा सकूंगी। मिंजी ने परेशानी से कहा। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था तुम्हारा लास्ट पेपर है उस दिन। चलो कोई बात नहीं, तुम परेशान नहीं हो,
हम साथ में फिर कभी उनसे मिलने चले जाएंगे, और इस बार मैं अकेला मिलाता हूँ। जेजुन ने उसको परेशान होते देख कहा, हाँ ये ठीक है, हम फिर कभी चलेंगे, मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। मिंजी की परेशानी भी जेजुन की बात पर कम हुई थी। चलो खाना खाएं, वरना ठंडा हो गया तो मज़ा नहीं आएगा इसे खाने में, और फिर रात को तो उनकी तरफ भी तो जाना है, इसलिए खाना खाकर जल्दी से तैयार हो जाना, क्योंकि योना लोगों से पहले पहुंचना है हमें। जेजुन ऑमलेट की प्लेट उठाकर बोला तो मिंजी उसकी बात पर हंस कर रह गई। अच्छा जी ठीक है, तुम ऑमलेट लेकर चलो, मैं चावल लेकर आती हूँ, मिंजी ने 2 प्याले राइस कुकर के पास रखते कहा, जिस पर जेजुन सर हिलाते ऑमलेट लेकर किचन से बाहर चला गया, जबकि मिंजी कुकर से चावल निकाल कर प्यालों में डालने लगी। जल्दी वापस आना, क्योंकि तुम जानते हो मुझे इंतज़ार करना बिल्कुल नहीं पसंद। वो एक दिन पहले ही डेगू शहर के लिए निकल रहा था और उसे बस स्टेशन छोड़ने आई। मिंजी ने उदासी से उसके गले लगते उसे कहा कम और हुक्म ज़्यादा दिया था। मैं तो नहीं आऊँगा, तुम करती रहना मेरा इंतज़ार, उसने मजाक मजाक में कहा। कुछ भी मत बोलो, मेरा दिल पहले ही तुम्हारे जाने पर बेचैन हो रहा है, ऊपर से तुम फजूल मजाक करके मेरा और दिल बंद करने पर हो। बेंजी ने उसे गुस्से से घूरते कहा, अच्छा मेरी जान, नहीं करता मजाक, चलो अब एक अच्छा सा गुड बाय हग करो। उसने मुस्कुराकर कहते बाहें खोली, जिनमें मिंजी फ़ौरन समा गई। मेरा इंतज़ार करना, उससे दूर होकर कहते जेजुन ने उसका माथा चूमा और बस में सवार हो गया, जबकि मिंजी वहीं खड़ी तब तक बस को देखती रही जब तक बस वहाँ से चली ना गई। उसकी आंखों से ना जाने क्यों आंसू बहते चले जा रहे थे। इन 2 माह में उसकी इतनी आदत हो गई थी कि वो उसे अभी से मिस करने लगी थी। जल्दी आना, मैं तुम्हें मिस करूँगी, उसने अपने आंसू साफ करते हल्की आवाज़ में कहा, और फिर एक अलविदाई नज़र खुद से बहुत दूर जा चुकी बस पर डालकर मिंजी ने अपने कदम वापस के रास्ते पर डाल लिए। अगले दिन पहले उसका इरादा था वो हमेशा की तरह इस मर्तबा भी शाम के वक्त दादू और चाचू से मिलने जाए, लेकिन वो फिर खुद भी मिंजी को मिस कर रहा था, और ऊपर से सुबह सुबह उससे बात करके वो उसे और ज़्यादा मिस करने लगा। इसलिए शाम की बजाय उसे इसी वक्त उठकर वो कब्रिस्तान के लिए निकल गया, जहाँ उसकी दादू और चाचू की कब्रें थीं। क्रिश्चियंस भी मुर्दों को दफनाते हैं, उनकी कब्रों के कब्रिस्तान अलग होते हैं। मैं आपको बहुत याद करता हूँ दादू और चाचू, मुझे हमेशा आपकी कमी महसूस होती है, लेकिन जब से मिंजी मेरी लाइफ में आई है तब से ये कमी कुछ कम हुई है। आपको पता है, वो बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है, मेरी फ़िक्र करती है, जैसे आप और चाचू करते थे। मैं उसे आज लेकर आता आपसे मिलवाने, पर उसका आज पेपर था इसलिए नहीं आ सकी, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर कभी एक साथ आएंगे आपसे मिलने। वो 2 कब्रों के सामने, जिनमें एक पर उसकी दादों की तस्वीर के साथ उनका नाम और उम्र वगैरह लिखी थी और दूसरी पर चाचू की तस्वीर और उम्र वगैरह लिखी थी, फूलों के बुके रखने के बाद उनसे बातें कर रहा था, और हस्बे तवक्को मौजू मिंजी थी। अपने दिल की बात करने के बाद उसने दोनों कब्रों पर लगी तस्वीरों को चूम कर वापसी की राह इख्तियार की। अभी वो कुछ कदम ही चला था कि सामने से ब्लैक ड्रेसेस में उसकी मॉम और डैड आते दिखाई दिए। जेजो ने उन्हें इग्नोर करके जाना चाहा, लेकिन वो दोनों जल्दी से उसके पास पहुंचकर उसे रोक चुके थे। सो रीडर्स, ये थे हमारे आज के एपिसोड नंबर 33। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट सेक्शन में बताना आपको एपिसोड कैसी लगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि नए आने वाली एपिसोड आपको मिल जाए। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दुआ में याद रखिएगा। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।